हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एंशियंट इंडिया के बारे में समझेंगे कि एंशियंट इंडिया में हमने क्या पाया, क्या सीखा, कौन कौन सी चीजें हुई। इसके बारे में एक बहुत संक्षिप्त रूप में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें क्या क्या घटनाक्रम हुए, कैसे इसको बांटा गया। तो सबसे पहला जो काल था वो था प्रारंभ से 3000 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ईसा पूर्व क्या चीज है। तो ईसा, जब ईसा का जन्म हुआ उसको जो है वहां से ईस्वी की शुरुआत होती है। और ये जो वर्ष है इसको एंग्लो डोमिनियन बोलते हैं, मतलब कि भगवान के जन्म का वर्ष। इसके आगे जब हम चलेंगे तो 100 साल 200 साल इस तरह से चलेंगे, लेकिन ईसा के जब पहले चलेंगे तो वहां पे ये उल्टा चलेगा। यहाँ पर 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल, तो यहाँ पर जो क्रम है वो उल्टी तरह से हो जाएगा। ईसा पूर्व का मतलब है 600, इसका मतलब यहाँ पे 3000 के आसपास ये है। इस समय जो व्यक्ति था उसको अपने भोजन और रहने के लिए भोजन की खोज कर रहा है, रहने के लिए आवास बना रहा है, हंटर गैदरर है, मांसाहारी है, जीव जंतुओं को मारता है, खाता है। यहां पर सबसे बड़ी क्रांति होती है तब जब आग का आविष्कार होता है। जब आग का आविष्कार होता है तो वो पकाकर खाना शुरू करता है। फिर पहिए का जो आविष्कार था वो एक दूसरी बड़ी घटना थी जिसने जीवन को बहुत ज्यादा सरल कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की है। और ये सिंधु नदी के किनारे की सभ्यता है, नगरी सभ्यता है, वेल प्लान्ड सभ्यता है। वैदिक सभ्यता जो है वो 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के ये 6000 ईसा पूर्व तक की सभ्यता मानी जाती है। इसमें 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का आविष्कार हुआ और ये बहुत बड़ी क्रांति थी। लोहे का जब आविष्कार हुआ तो जीवन जो था वो बदल गया, क्योंकि ज्यादातर चीजों में लोहे का इस्तेमाल करते थे। औजार का जब निर्माण हुआ लोहे का, तो पत्थर के औजार की अपेक्षाकृत कृषि करना बहुत आसान हो गया, हथियार बनाना, लड़ाई करना आसान हो गया। तो ये सारी चीजें लोहे के आविष्कार के बाद ही संभव हुई। प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई जब 600 से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक का वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी थी और जन्म के आधार पर लोगों की जातियों और वर्णों को बांट दिया गया था। जब ये व्यवस्थाएं आई तो इससे जो है बहुत से धार्मिक आंदोलन जो कि धर्म सुधार आंदोलन थे वो भी आए, क्योंकि कहीं पर किसी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति जहां पर उसे सम्मान की प्राप्ति होगी वहां जाना चाहेगा। और ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है भारत में मुस्लिम धर्म में लोगों को जाने की, ईसाई धर्म लोगों के अपनाने की, बौद्ध धर्म लोगों के अपनाने की, या जैन धर्म लोगों को अपनाने की। क्योंकि जहां पर इस और में ज्यादातर जो निम्न वर्ण के लोग थे उन्होंने इसको ज्वाइन किया, उसकी वजह यही थी क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण धर्म था वो शूद्रों को नीचा दिखा रहा था और उनको ह्यूमिलिएट कर रहा था। कहीं कहीं पर हालात इतने खराब थे कि महिलाओं को स्तन ढकने तक की छूट नहीं थी, उनके ऊपर ब्रेस्ट कर लगाया जाता था। तो इस तरह की कुप्रथाएं भी प्रचलित थी। इसके अलावा शूद्रों के साथ और भी तरह के अत्याचार हुए जिसको हम लोग जानते हैं। तो इसलिए बौद्ध धर्म में और क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम धर्म, इन सब ने लोगों का जो है बहुत जल्दी इन्होंने इसको समाहित कर लिया और ये धर्म बढ़ने लगे। मौर्य काल जब आता है तो चंद्रगुप्त जो है वो चाणक्य की सहायता से एक अपने साम्राज्य की स्थापना करता है और अशोक महान भी इसी वंश में आता है। इसके अलावा विदेशी आक्रमण हुए, बहुत सारे विदेशी आक्रमण जो होते हैं वो 183 ईसा पूर्व से लेकर 320 ईस्वी तक का ये आक्रमण चलते रहे, जिसमें बैक्ट्रियन, पर्थियन, शक, कुषाण इन सभी के साथ युद्ध हुए और व्यापार के संबंध भी स्थापित हुए। कल्चरल एक्सचेंज हुए, सोने के सिक्के चले, कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए। तो और चूंकि लोग आते रहे तो यहाँ पर जानकारी होती रही कि यहाँ पर कौन सी चीजें हैं और वो अपने साथ कुछ चीजें लेकर के आए। जैसे हम लोग आलू पुर्तगाल से आया, मिर्च पुर्तगाल से आई,
बहुत सारे लोग मसाले जो है भारत से अन्य जगहों पर गए, वैसे ही हम लोगों ने बहुत कुछ आदान प्रदान किया। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में चोल, चेल, पांड्य ये सब हैं जो कि अपने साम्राज्य को जो है बढ़ा रहे हैं और साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और यहाँ से इतिहास, ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है जहां पर इतिहास लिखा जाने लगा। गुप्त साम्राज्य जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम है, और इस समय बहुत सारे लेखक जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कामसूत्र, इस तरह के ग्रंथों की रचना की, और इसको जो है गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा गया। इसके बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसमें बहुत सारे छोटे राज्य थे जो कि अशोक के समाप्त होने के मरने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों ने अपना अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और इस प्रकार से ये जो समाज था, जो राज्य थे, बहुत सारे बढ़ते चले गए। समझते हैं भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ, तो इसके लिए जो है बहुत सारे तर्क हैं। कई जगह पे ये उल्लेख मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में जो 10 कबीले थे, जो 10 जन थे, उसमें भरत कबीला हुआ करता था, और जो दशराध्य जो है युद्ध होता है परशुनी नदी के किनारे, उसमें इनकी जीत होती है और उसके नाम पर इस कबीले का निर्माण किया गया। इस भरत के नाम पे भारत रखा गया। भारत जो कि जम्बू द्वीप का हिस्सा था, इसका सबसे दक्षिणी भाग था। यहाँ पर जब आर्य आते हैं तो इस प्रदेश को आर्यवर्त कहा जाने लगा। भारत का जो अंग्रेजी शब्द इंडिया है वो इंडस नदी से होकर ओरिजिनेट हुआ। इंडस नदी के दूसरी तरफ जो हिस्सा था वो सारा का सारा जो है इंडिया कहलाया। इंडस, इसकी ओरिजिन इंडस नदी से भी की जाती है। इसके अलावा मध्यकालीन इतिहासकारों में हिंदुस्तान जो शब्द है वो एक प्रकार से अरबी फारसी शब्द है, और हिंद का मतलब हिंदुस्तान होता है। मगर सुनिश्चित रूप से जो भारत है उसका जो उल्लेख हुआ है वो अष्टाध्यायी, जो पाणिनि में लिखा हुआ अष्टाध्यायी से लिया गया है। भारत में प्राचीन काल में शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता था। बहुत सारे ऐसे शिक्षा के केंद्र थे जहां पर विदेशों से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जिसमें तक्षशिला जो कि वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में है, वहां पर जो है भारत के प्रसन्न जी, जीवक, यहाँ तक कि चाणक्य ने भी यहाँ से शिक्षा ली थी, और बाद में यहाँ के आचार्य भी चाणक्य बनते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, बिहार पटना की राजधानी से थोड़ी दूरी पर जो है राजगीर नामक 90 किलोमीटर दूरी पर राजगीर नामक स्थान पर है। और यहाँ पर चीन, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया के बहुत सारे लोग आते थे। यहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी थे और 2,000 शिक्षक थे। यहाँ समझना होगा कि एक विद्यार्थी पर जो है 5 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। आप शिक्षक की गुणवत्ता को समझिए। वह इंसान यहाँ पर 18 महीने रह करके अध्ययन करके जाता है। इत्सिंग आता है यहाँ पर 400 संस्कृत ग्रहों का, संस्कृत के जो ग्रंथ थे उनकी प्रतिलिपियां तैयार करता है। इसके बाद वल्लभी जो कि पश्चिम भारत में है, यहाँ पर हीनयान बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रमुख केंद्र हुआ करता था, और बहुत सारे सिद्धांतों के ऊपर जो है ये चर्चा करता था, उनकी सत्यता की खोज की जाती थी, रिसर्च की जाती थी कि ये जो है ये प्रमाणिक है या नहीं प्रमाणिक है। यहाँ पर 100 से ज्यादा, हिंदुस्तान ने बताया 100 से ज्यादा बौद्ध विहार थे और 6,000 हीन यान के भिक्षु यहाँ रहा करते थे। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना नरेश धर्मपाल ने की थी, और यहाँ पर अध्ययन के उपरांत पंडित, उपाध्याय, आचार्य, ये सब उपाधियां दी जाया करती थी। 1203 में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला में विश्वविद्यालय को समाप्त कर, बर्बाद कर दिया, ध्वंस कर दिया, और वहां के जो बौद्ध भिक्षु थे उनको समाप्त कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ग्रहों को भगवान बना गया, देवता बना गया, और जो कृषि थी वो इन्हीं ग्रहों से चलती थी। कृषि सिंचाई पर निर्भर थी और सिंचाई ग्रहों पर निर्भर थी। इस प्रकार से भारत में भौतिक शास्त्र की बहुत ज्यादा महत्व हुआ। भाषा और व्याकरण को बहुत ध्यान दिया गया क्योंकि जो
पुरोहित हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, वो उच्चारण की शुद्धता पर बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे। गणित में भारत में बहुत सारे काम हुए। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऋग्वेद से ही अंक गणित की बात करी जाती है और भारत ने अंकन पद्धति, दशमलव पद्धति, शून्य की खोज, ये सब जो है इसके बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि पूरे विश्व को मिली। रेखा गणित के संबंध में अगर बारे में समझें तो बोधायन, आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बताया पृथ्वी जो सूर्य है वो एक जगह स्थिर है और पृथ्वी जो है उसके चारों तरफ घूम रही है। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में इस प्रकार से बहुत बड़ा योगदान दिया। ज्योतिष विद्या की बात करें तो ज्योतिष विद्या का भी भारत में बहुत बड़ा योगदान था। वारामिहिर ने फलित ज्योतिष, पंचदशानिका और लघु जातक, बृहद संहिता, बहुत सारे जो है ज्योतिष के ग्रंथ लिखे। इसके अलावा भौतिक शास्त्र में परमाणु आदि की जो खोज है वो भारत के कणाद, महर्षि कणाद ने बताई थी कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो हमारा परमाणु है जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। रसायन शास्त्र को भारत में रस विद्या या रस शास्त्र के नाम से जाना जाता था और नागार्जुन रसायन के एक बड़े शोधकर्ता थे जिन्होंने पारे की खोज की थी। चिकित्सा शास्त्र में बहुत सारे नाम हैं जो जाने जाते हैं, जैसे चरक, सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता का निर्माण किया। वहीं पर अथर्ववेद और जो है मुनि आत्रेय ने आत्रेय संहिता का निर्माण किया। ये सब चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ थे। भारत में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ और ये जो मंदिर थे वो 3 शैलियों में बनाए गए। पहली शैली जो थी वो नागर शैली थी और ये उत्तर भारत से लेकर हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक के बीच की ये शैली हुआ करती थी। और बेसन शैली, इसके बाद दूसरी शैली है वो द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली जो है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर है और इनके बीच में आती है दक्कन जो है बेसन शैली, जो कि दोनों शैलियों का मिला जुला रूप है, जो कि विंध्य से लेकर के महाराष्ट्र, गोदा जो है कृष्णा नदी तक का फैला हुआ क्षेत्र है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे इसके क्षेत्र माने जाते हैं। इसमें बहुत से सूर्य मंदिर जो कि प्रमुख हैं, जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर और सूर्य नारायण स्वामी असरवल्ली मंदिर, सूर्य पहाड़ मंदिर, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर, ये सब प्रमुख है। भारत में बहुत सारे संवत हुए जिसमें से विक्रम संवत जो कि 57 ईस्वी ईसा पूर्व हुआ और इतिहास माना जाए तो विक्रमादित्य ने जो है शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसकी खोज इसको चलाया था। शक संवत जो कि जो है शकों के द्वारा चलाया गया। कनिष्ठ ने शकों पर विजय के उपरांत जो है इसको चलाया था और भारत में राष्ट्र जो है वर्तमान में इस समय जो शक संवत है उसके आधार पर कैलेंडर चलते हैं, जो कि 21 मार्च या 22 मार्च को शुरू होता है। इसके अलावा और भी संवत चलाए गए, जैसे गुप्त संवत, वल्लभी संवत, हर्ष संवत, और इनकी जो डेट है वो सबकी अलग अलग है। ये जो है प्राचीन इतिहास के बहुत सारे योगदान थे। थैंक यू।